नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे शिक्षण विधियों की और शिक्षण विधियों की हमने जानकारी देखी थी और उस शिक्षण विधियों के साथ साथ हमने कुछ विचारधाराओं की भी चर्चा की थी और विचारधाराओं के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता वो शिक्षण विधियों से आता। अब देखिएगा दोस्तों, शिक्षण विधियाँ क्या होती है और इन शिक्षण विधियों को हम कितने भागों में बांटते हैं और इन शिक्षण विधियों का क्या क्या काम होता है और इनके जो प्रणेता है वो कौन कौन होते हैं। तो देखिएगा, हमने जो लास्ट जो क्लास में बात की थी वो किसकी बात की थी, तो हम साइंस की शिक्षण विधियों की बात की थी। किसकी? साइंस की शिक्षण शिक्षण विधियों की। किसकी बात की थी? साइंस की शिक्षण विधियों की। देखिएगा, साइंस की शिक्षण विधियों में हमने इसकी जानकारी देखी थी और साथ ही साथ में क्या देखा था, तो चार विचारधाराओं की चर्चा भी की थी। देखिएगा, चार विचारधाराएं कौन कौन सी है, तो फर्स्ट में हमारे पास आती थी वो आती थी आदर्शवाद विचारधारा। दूसरी आती थी प्रकृतिवाद विचारधारा और तीसरी आती थी यथार्थवाद विचारधारा और चौथी आती थी वो आती थी प्रयोजनवाद विचारधारा। तो इनकी चर्चा हमने डिटेल में की थी कि आदर्शवाद के प्रणेता कौन है, प्रकृतिवाद के कौन है और यथार्थवाद के कौन है और प्रयोजनवाद के कौन है, और इनसे विद्यार्थियों के संबंध में क्या क्या बातें बोली गई थी उनकी भी हमने चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते इसी के साथ शिक्षण विधियों। देखिएगा, जो शिक्षण विधि की अगर बात करें हम, तो अगर इनको हम डिवाइड करें या इनको जो हम विभाजित करें तो हमारे पास पहली आती है वो आती है शिक्षक केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि। और दूसरी हमारे पास आती है वो आती है विद्यार्थी केंद्रित विधि। और हमारे पास जो तीसरी आती है वो आती है तकनीकी केंद्रित विधि। देखिएगा, हमने जो शिक्षण जो विधियां हैं उनको तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहले हमारे पास आती है शिक्षक केंद्रित विधि और दूसरी आती है हमारे पास विद्यार्थी केंद्रित विधि और तीसरी आती है तकनीकी केंद्रित विधि। देखिएगा, जो शिक्षक जो केंद्रित जो विधि है, इस शिक्षक केंद्रित विधि में प्रमुख जो स्थान माना जाता है वो शिक्षक का माना जाता है और जो गौण स्थान माना जाता है वो विद्यार्थी का माना जाता है। और जो शिक्षक जो केंद्रित जो विधि है ये परंपरागत विधि भी कहते हैं। और विद्यार्थी केंद्रित विधि में क्या होता, तो विद्यार्थी केंद्रित विधि में प्रमुख स्थान किसका माना जाता है? विद्यार्थी का। और गौण स्थान किसका माना जाता है? तो शिक्षक का माना जाता है। तकनीकी केंद्रित विधि की अगर बात करें तो इसमें शिक्षक उपस्थित ना होकर या शिक्षक का कोई योगदान ना होकर किसी टेक्निकल चीज के साथ विद्यार्थी का क्या हो, संबंध हो। जैसे कि कंप्यूटर व विद्यार्थी के मध्य का संबंध, वो कौन सी विधि कहलाएगी, तो वो तकनीकी केंद्रित विधि कहलाएगी। उसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं है या उसमें शिक्षक का कोई योगदान नहीं है। तो देखिएगा, जो शिक्षक जो केंद्रित जो विधि है इसमें जो प्रमुख स्थान माना जाता है वो प्रमुख स्थान किसका माना जाता है, तो वो शिक्षक का माना जाता है। और इसमें गौण स्थान किसका माना जाता है, तो गौण स्थान किसका माना जाता है, वो विद्यार्थी का माना जाता है। किसका माना जाता? विद्यार्थी का माना जाता। देखिएगा, जो शिक्षक जो केंद्रित जो विधि है इसे परंपरागत विधि के नाम से भी जानी जाती है। देखिएगा, इसमें जो सक्रिय जो होता है वो कौन होता है, वो शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। और निष्क्रिय कौन होता है, तो निष्क्रिय इसमें विद्यार्थी होता है। इसमें निष्क्रिय कौन होता है, तो इसमें निष्क्रिय विद्यार्थी होता है। कौन होता? विद्यार्थी होता। देखिएगा, एक तो हमारे पास है प्रमुख और एक हमारे पास क्या है, गौण। देखिएगा, प्रमुख का मतलब तो होता है एक और गौण। देखिएगा,
जो एक होता है हमारे पास प्रमुख, एक होता है प्रमुख, एक होता है निम्न। देखिएगा निम्न का मतलब यह होता है एक से अधिक। क्या होता है? एक से अधिक। तो यहाँ गौण का मतलब क्या होगा? तो गौण का मतलब यहाँ एक से अधिक होगा, और प्रमुख का क्या होगा? मुख्य मतलब एक होगा, और गौण का मतलब एक से अधिक हो गए। विद्यार्थी के ऊपर बात आ रही है कि विद्यार्थी कैसे हो? गौण। इसमें गौण संबंध किसे बता दे? विद्यार्थी थे। विद्यार्थी एक ना होकर कितने अनेक होते हैं, इसी प्रकार निम्न होते हैं। देखिएगा प्रमुख और निम्न यूज में लेते हैं, और जो शब्द है वो गौण भी यूज में लिया जाता है। और प्रमुख स्थान किसका बताया जाता है? तो शिक्षक का बताया जाता है। और ये विधि कैसी है? ये विधि परंपरागत विधि है। और देखिएगा इसमें जो सक्रिय कौन होता है? तो सक्रिय इसमें शिक्षक होता है, और निष्क्रिय कौन होता? तो विद्यार्थी होता। इसमें प्रमुख स्थान ही शिक्षक का बताया गया है। देखिएगा अब विद्यार्थी केंद्रित विधि की बात करें, देखिएगा जो विद्यार्थी जो केंद्रित विधि है, इसमें जो प्रमुख स्थान बताया गया, वो प्रमुख स्थान किसका बताया गया? तो वो प्रमुख स्थान विद्यार्थी का बताया गया। किसका बताया गया? प्रमुख स्थान विद्यार्थी का बताया गया। और इसमें जो गौण स्थान या निम्न जो स्थान बताया गया, वो किसका बताया गया? वो शिक्षक का बताया गया है। किसका बताया गया? शिक्षक का बताया गया है। देखिएगा जो विद्यार्थी जो केंद्रित विधि होती है, इसमें विद्यार्थी क्या होता है? तो इसमें विद्यार्थी सक्रिय होता। क्या होता है? इसमें विद्यार्थी सक्रिय होता, और जो शिक्षक होता है वो शिक्षक कैसा होता? वो निष्क्रिय होता। वो कैसा होता? निष्क्रिय होता। देखिएगा जो विद्यार्थी जो केंद्रित जो विधि होती है, उसमें प्रमुख स्थान किसका बताया गया? वो विद्यार्थी का बताया गया। और विद्यार्थी प्रमुख स्थान मानने के साथ साथ इसमें जो शिक्षक का जो स्थान बताया गया, वो गौण या निम्न बताया गया है। और जो विद्यार्थी है इसमें कैसा होता? वो सक्रिय होता है, और शिक्षक होता वो कैसा होता? निष्क्रिय होता। देखिएगा तकनीकी चीजों की किसकी? कंप्यूटर तकनीकी विधि भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर तकनीकी विधि भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि किसी टेक्निकल चीज के साथ विद्यार्थी का संबंध है, तकनीकी केंद्रित विधि कहलाती है। देखिएगा इसी के साथ जो शिक्षक जो केंद्रित जो विधि होती है, वो शिक्षक जो केंद्रित विधि होती है, उसमें बात करें इसमें कौन कौन सी विधियों को सम्मिलित या कौन कौन सी विधियों की चर्चा की जाती है, तो वो की जाती है इसमें। देखिएगा व्याख्यान एक की बात है। व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी के साथ साथ प्रयोजन आदि। देखिएगा कुछ विधियां जो कि शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है, और विद्यार्थी केंद्रित में कौन सी? विद्यार्थी केंद्रित विधि में जो इन विधियों को जो छोड़कर जो कौन सी आती, इसमें देखिएगा समस्या समाधान, आगमन निगमन और खोज और प्रोजेक्ट आदि जो विधियां वो किसके अंतर्गत आती है? वो हमारे विद्यार्थी केंद्रित विधियों के अंतर्गत आती है। देखिएगा शिक्षक केंद्रित विधि और विद्यार्थी केंद्रित विधि, अब हम इनकी जो चर्चा है वो इनकी चर्चा सम्मिलित रूप से करने वाले, इनकी 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले। देखिएगा जो बात करेंगे हम व्याख्यान से प्रयोजन से प्रश्नोत्तरी, और ऐसे इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो देखिएगा जो हमारे पास जो पहली जो विधि आती है वो कौन सी है? तो वो विधि हमारे पास आती है व्याख्यान विधि। कौन सी आती है? व्याख्यान विधि। देखिएगा जो हमारे पास जो पहली विधि आती है व्याख्यान विधि, व्याख्यान या व्याख्या। देखिएगा ये एक ही है। व्याख्यान या व्याख्या जो विधि है वो एक ही है। देखिएगा जो व्याख्या जो होती है, इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब होता किसी वस्तु
उसका लिखित रूप लिखित रूप में लिखित रूप में लिखित रूप में प्रचलित हो लिखित रूप में प्रचलित हो या प्रस्तुति, यूं प्रचलित ना कहकर क्या कर दे कि कोई कोई विषय वस्तु जो कि उसका जो लिखित रूप है वो उसका जो प्रस्तुतिकरण उसका प्रस्तुतिकरण कि किसी वस्तु का लिखित में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, वो व्याख्या कहलाता है। और एक हमारे पास क्या है, व्याख्यान। इस व्याख्यान में क्या होगा, तो इस व्याख्यान में ये होगा कि किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसा हो, वो प्रस्तुतिकरण केवल और केवल कैसा हो, मौखिक हो। कि किस व्याख्यान में क्या होगा, जो किसी वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो केवल और केवल कैसा हो, मौखिक हो। और व्याख्यान में क्या होता है, तो व्याख्यान में किसी वस्तु का लिखित में प्रस्तुतिकरण हो, किसी विषय वस्तु का लिखित में प्रस्तुतिकरण हमारे किसके अंतर्गत आता, वो हमारे व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता। और व्याख्या के अंतर्गत आता। और जो व्याख्यान में अगर बात करें तो किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण केवल और केवल किस में हो, मौखिक में हो, केवल और केवल मौखिक में हो। तो ये बात हमारी व्याख्यान की बात होगी। ये कहा जाता है ये दोनों एक ही है, ये दोनों का मतलब एक ही है। केवल किसका, एक तो हमारे पास लिखित है और केवल एक मौखिक है। बस ये अंतर है कि एक हमारी जो व्याख्या होती है वो लिखित के रूप में प्रयोग की जाती है और जो व्याख्यान है वो मौखिक के रूप में की जाती है। देखिएगा, जो हम बात करें अगली व्याख्यान की, किसकी, व्याख्यान की, व्याख्या या व्याख्यान। देखिएगा, जो व्याख्या या व्याख्यान जो विधि है, इसके प्रणेता किसको मानी जाती है, तो इसके प्रणेता हमारे सुकरात को माने जाते हैं। सुकरात को। देखिए, ये जो सुकरात थे ये कहाँ से थे, तो ये यूनान के थे। कहाँ के थे, तो ये यूनान के थे। देखिएगा, जो व्याख्यान जो विधि है उसके प्रणेता सुकरात है जो कि यूनान से थे। देखिएगा, जो आपकी व्याख्यान जो विधि है ये आदर्शवाद विचारधारा की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है, तो आदर्शवाद विचारधारा की देन मानी जाती है। कौन सी विधि, तो व्याख्यान विधि। देखिएगा, आदर्शवाद जो विचारधारा, इसके जो समर्थक की बात की थी हमने पिछली क्लास में, हमने इसकी समर्थक की बात की थी। तो कौन कौन थे, प्लेटो, अरस्तु व सुकरात, ये इसके प्रणेता थे। और प्लेटो ने कौन सी विधि दी थी, तो कहानी विधि दी थी। और अरस्तु किसने कौन सी विधि दी थी, आगमन निगमन। और सुकरात ने व्याख्या के साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी दी थी। और एक 2-3 विधियों की विचार भी दिए थे। कौन कौन सी, तो एक तो थी समस्या समाधान और एक थी अनुक्रमित अनुदेशन। तो ये बात किसकी हो रही, हमारे पास व्याख्यान विधि की बात हो रही है। और देखिएगा, जो व्याख्या जो विधि है, इस व्याख्या जो विधि है, इस व्याख्या विधि का मध्यकाल में सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वो यूरोप में हुआ था। कि जो व्याख्या जो विधि है उसका मध्यकाल में सर्वाधिक उपयोग कहाँ हुआ था, तो वो यूरोप में हुआ था। और इस विधि को सीखने के 3 स्तर बताए गए। कितने स्तर बताए गए, 3 स्तर बताए गए। तो कौन कौन से, पहला आता समर्थी और दूसरा आता बोध और
तीसरा आता है चिंतन। चिंतन देखिएगा, इस विधि को सीखने के कितने स्तर बताए गए, तो इस विधि के सीखने के 3 स्तर बताए गए। एक तो होता है हमारे पास स्मृति, और एक होता है बोध, और एक होता है चिंतन। देखिएगा, स्मृति, बोध, चिंतन क्या होता है, तो जो स्मृति, देखिएगा इसमें जो रटने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो जोर दिया जाता है। इस स्मृति में किस में जोर दिया जाता है, तो वो रटने की प्रक्रिया में जोर दिया जाता है। और बोध का मतलब होता है संबंध। क्या होता है, यह संबंध बताया गया, यह क्या बताया गया, संबंध या समझना बताया गया है। और चिंतन का अर्थ अर्थात मनन, किसी विषय वस्तु में मनन या चिंतन करना। केवल न मार दो यार, आज या चिंता होगी, फलानी चिंता होगी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी चिंतन हो गई, वो क्या हो गई, चिंतन हो गई। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, व्याख्यान विधि की। किसकी बात कर रहे हैं, व्याख्यान विधि की। आज से पूछे इसके प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता सुकरात है, जो कि यूनान से थे। कहां से थे, यूनान से। और इसके आदर्शवादियों की देन मानी जाती है। आदर्शवाद विचारधारा की देन कौन सी विधि को मानी जाती है, तो वो हमारी व्याख्यान या व्याख्या विधि है। और इसके जो समर्थक है वो कौन, प्लेटो, अरस्तु व सुकरात। किसकी बात हो रही है, आदर्शवाद विचारधारा की बात हो रही है। इसके समर्थक की बात हो रही है कि प्लेटो, अरस्तु व सुकरात। देखिएगा, प्लेटो ने कहानी विधि थी, अरस्तु ने आगमन निगमन, और सुकरात ने व्याख्या या व्याख्यान या प्रश्नोत्तरी, समस्या समाधान और अनुक्रमित अनुदेशन, इनके भी विचार दिए थे। देखिएगा, इस विधि का जो प्रयोग हुआ था वो मध्य काल में सर्वाधिक कहाँ हुआ था, तो वो यूरोप में हुआ था। और इस विधि को सीखने के 3 स्तर बताए गए। 3 स्तर बताए गए, कौन कौन से, एक तो स्मृति, बोध और चिंतन। देखिएगा, जो इस विधि में जो सबसे अधिक जो जोर दिया जाता वो रटने की प्रवृत्ति में जोर दिया जाता है। रटने की प्रक्रिया में क्या किया जाता, तो जोर दिया जाता है। और देखिएगा, इस विधि के अन्य नाम की बात करें, इस विधि के क्या अन्य नाम, तो देखिएगा, फर्स्ट में तो हमारे पास आ गया व्याख्या या व्याख्यान। देखिएगा, उसके बाद में हमारे पास आता कथन, ये इसी का ही नाम है। कथन के बाद प्रवचन भी किसका नाम है, वो इसी का ही नाम है। और एक आते हैं चॉक एंड टॉक विधि। तो देखिएगा, इस विधि का जो प्रवचन नाम है वो क्यों रखा गया, वो प्रवचन जो नाम है वो हमारे यहां एक पद्धति चला करती थी। क्या चला करती थी, पद्धति। और इस पद्धति का क्या नाम था, तो गुरुकुल पद्धति। इस गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, तो इसमें एक ज्ञानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक ज्ञानी हुआ करता था, और इसमें एक अज्ञानी हुआ करता था। देखिएगा, ज्ञानी द्वारा क्या दिया जाता था, प्रवचन दिया जाता था। क्या किया जाता था, प्रवचन दिया जाता था। और इस प्रवचन को अज्ञानी क्या करता था, सुनता था। और यही नाम किस विधि का नाम रख दिया गया, तो यही नाम व्याख्यान विधि का रख दिया गया। व्याख्यान या व्याख्या विधि का रख दिया गया कि हमारे यहाँ एक पद्धति चला करती थी जिसका नाम है गुरुकुल पद्धति। उसमें क्या हुआ करता था, एक ज्ञानी हुआ करता था, और ज्ञानी के साथ साथ एक अज्ञानी हुआ करता था। इस ज्ञानी द्वारा अज्ञानी को प्रवचन दिया जाता था, और प्रवचन के साथ साथ इस विधि का नाम क्या रख दिया, प्रवचन विधि। और देखिएगा, इस विधि को लेक्चर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड भी कहते हैं। और इस विधि में व्याख्या, किसी पाठ को किसी टीचर द्वारा एक विद्यार्थी को खड़ा करके पूरे पाठ की व्याख्या की जाती है, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, तो वो हमारी व्याख्यान विधि कहलाएगी। देखिएगा, इस व्याख्यान के प्रकार की हम बात करें, व्याख्यान के प्रकार। देखिएगा, व्याख्यान के प्रकार में हमारे पास जो पहला जो आता वो आता शास्त्रीय व्याख्यान, और दूसरा आता वो आता तुलनात्मक, और तीसरा आता है शोधप्रक, और
चौथा आता है समस्यात्मक, और पांचवा आता है अनुक्रमित। तो व्याख्यान के प्रकार हमारे पास कितने हो गए? तो हमारे पास 5 प्रकार हो गए। देखिएगा, जो हमारे पास जो पहला जो प्रकार है वो है शास्त्रीय व्याख्यान। शास्त्रीय व्याख्यान में इसका जो अर्थ होगा वो किसी उदाहरण या घटना से संबंधित होगा, कि जो शास्त्रीय जो व्याख्यान है उसमें जो संबंध होगा वो किसी उदाहरण या घटना से होगा। तो वो हमारा कौन सा व्याख्यान कहलाएगा? तो वो हमारा शास्त्रीय व्याख्यान कहलाएगा। देखिएगा, इसी के साथ जो आता दूसरा आता वो आता तुलनात्मक व्याख्यान। देखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन, इसमें किसी दो वस्तु की परस्पर तुलना करना। कि तुलनात्मक व्याख्यान में क्या होता है? तो किसी व्याख्यान में या किसी विषय वस्तु में परस्पर तुलना करना। देखिएगा, आपने विद्यार्थी को आपने क्या पढ़ा दिया? उसमें मुगल वंश पढ़ा दिया। और इस मुगल वंश में आप क्या करोगे? उसमें जहांगीर व शाहजहां की तुलना करोगे। क्या करोगे? कि मुगल वंश पढ़ाने के बाद उसमें जहांगीर व शाहजहां की तुलना करोगे। उसमें देखिएगा, आप बताओगे कि जहांगीर दत्त जो था उसका, आपने जहांगीर का जन्म ही ले लीजिएगा। आपने कह दिया जहांगीर का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। और आप बता दीजिएगा कहाँ हुआ था? तो वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। और जहांगीर के देखिएगा, जो जहांगीर के पिता का नाम अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे? अकबर। क्या था? अकबर। और जहांगीर की माता का नाम बताओगे तो हरका बाई। क्या बताओगे? हरका बाई। इस प्रकार से आप विद्यार्थी में क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुलना। और ये तुलनात्मक व्याख्यान में किसी दो विषय वस्तु का परस्पर क्या हो गई? तुलना हो गई। यहाँ मुगल वंश पढ़ा रहे हो आप, और उसमें जहांगीर और शाहजहां की क्या कर दी? तुलना कर दी। और आप देखिएगा, ये जो जहांगीर था, ये जहांगीर न्यायप्रिय राजा माना जाता था। और नशेड़ी भी बहुत था। ये अफीम का सेवन भी अधिक करता था। देखिएगा, इसका जो बचपन का अगर नाम की बात करें तो वो क्या? सलीम। ज्यादा गहराई में नहीं जाना हमारे को। हमारी बात हो रही किसकी? तुलनात्मक व्याख्यान की। इस तुलनात्मक व्याख्यान में किसी दो वस्तु की परस्पर तुलना करना। जैसे कि आपने विद्यार्थी को मुगल वंश पढ़ाया, उसमें जहांगीर की तुलना और या उस शाहजहां की तुलना कैसे की? मतलब कि जो जहांगीर था वो इससे शाहजहां से कैसे सर्वश्रेष्ठ था और क्यों था? तो वो आपस में क्या कर दिया आपने? वो तुलना कर दी। और इसी के बाद जो हमारे पास तीसरा था वो आता शोधप्रक। क्या आता? अगला हमारे पास आता वो आता शोधप्रक। कौन सा? शोधप्रक है। इस जो शोधप्रक व्याख्यान का जो संबंध है वो किससे? अनुसंधान से। और आप चाहे देखिएगा, अनुसंधान का मतलब कि आप इसका जो उदाहरण देखिए तो उस कोरोना वायरस को ले लीजिएगा। देखिएगा, जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनेगी वो कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो कितने ट्रायल में पूरी होगी, तो उसका जो जितना भी जो बायोडेटा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। और जो हमारे पास जो अगला आएगा वो है समस्यात्मक। क्या? समस्यात्मक किसी वस्तु या विषय वस्तु में क्या आनी? समस्या। अर्थात जो समस्यात्मक जो व्याख्यान जो प्रकार है वो समस्या से संबंधित है। और इसका जो अगला आएगा वो है अनुक्रमित।
अनुक्रमित। अनुक्रमित का मतलब होता है एक से दूसरे में जाना और दूसरे में से तीसरे में जाना। देखिएगा, पहले हमने बात की थी व्याख्यान की, व्याख्यान के प्रणेता की बात की थी, तो मैंने व्याख्यान से प्रणेता में आए और प्रणेता के बाद में इसके शोध अर्थात व्याख्यान के प्रकार में आए। तो इसी प्रकार एक से दूसरे टॉपिक में जाना वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुक्रमित कहलाएगा। देखिएगा, एक बार वापस देखिएगा, हम बात कर रहे हैं व्याख्यान के प्रकार, जिसमें से हमारे पास आता शास्त्रीय, दूसरा था तुलनात्मक और तीसरा था शोधप्रक और चौथा था समस्यात्मक और पांचवा था अनुक्रमित। देखिएगा, ये शास्त्रीय है, ये शास्त्रीय में क्या तो किसी घटना से संबंधित या किसी उदाहरण को लेकर जो व्याख्या दी जाती है वो शास्त्रीय व्याख्यान के अंतर्गत दी जाती है। देखिएगा, एक हमारे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी है। शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत हो किसका, वो पावलोव का है। किसका है, पावलोव का। कि शास्त्रीय जो अनुबंधन जो सिद्धांत है वो किसका, पावलोव का है। और इसमें जो जोर दिया जाता वो जोर किसमें दिया जाता, समझने की प्रवृत्ति में जोर दिया जाता है। और दूसरा था तुलनात्मक व्याख्या, जिसकी हमने किसी दो विषय वस्तु की परस्पर तुलना करना, वो तुलनात्मक व्याख्यान कहलाता। और तीसरा हमारे पास जो आता वो क्या था, शोधप्रक, जो शोधप्रक का मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। और समस्यात्मक व्याख्यान जो किसी विषय वस्तु या विषय में समस्या खड़ी होना वो समस्यात्मक के अंतर्गत आता। और अनुक्रमित का मतलब होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, वो अनुक्रमित व्याख्यान के अंतर्गत आता है। इस व्याख्यान विधि का जो संबंध है वो पाठ के सारांश अर्थात व्याख्या से। देखिएगा, कोई टीचर आता है, वो किसी स्टूडेंट को खड़ा करके और पूरी किताब का क्या करवाता, व्याख्यान करवाता, वो इसी व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। तो आज तक के लिए दोस्तों यहीं तक के लिए, और कल इसके 2 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।